हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे बिल्कुल बेसिक्स से। इस चैप्टर में एक चीज हमने देखी है कि जैसे जैसे अलग अलग कंपाउंड्स में आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, उसके साथ एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस उसका क्या इम्पैक्ट होता जा रहा है। EN फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, एंड हमने देखा है कि वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके साइज भी अलग अलग होते हैं, स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से वो कंपोज्ड है। तो इस बेसिस पे ये दो सीक्वेंस आप फिल कर पा रहे हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर हम देखें तो किसकी सबसे कम होगी, sp3 वाले एंड की या sp3 वाले एंड की। इस तरीके से इससे ज्यादा sp2, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारा sp कार्बन। सिमिलरली बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें, जिसके अंदर आपका s कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एंड s ऑर्बिटल आपका p से छोटा रहेगा, तो वो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा हो जाएगा। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में आएगी, sp में। इससे ज्यादा sp2, इससे ज्यादा sp3। एंड दिस कुड आल्सो हैव बीन इमेजिन्ड इन टर्म्स ऑफ आपका जो बॉन्ड ऑर्डर हमने देखा है। ठीक है, जो दूसरा भी हमने फॉर्मूला देखा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो कंसिडरिंग कि आपका जो sp कार्बन है उसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा होगा एक जगह, इसने डबल बॉन्ड, उसने एक्सक्लूसिवली सारे सिंगल बॉन्ड्स। तो इस तरीके से इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट पे एरोमेटिसिटी के। ठीक है, तो एरोमेटिक होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को अपने क्या नेसेसरी कंडीशंस रहेंगी। सबसे पहला क्या है कि उसको प्लेनर होना पड़ेगा। ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डिलोकलाइज नहीं हो पाएंगे इन द सेम प्लेन आपका 360 डिग्रीज। नेक्स्ट कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि आपका कंटिन्यूअस आपका कॉन्जुगेशन रहना चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए एट एनी पॉइंट। एंड लास्टली अगर हम देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूजुअली क्वेश्चंस में रह जाता है रूल आपका, दैट इज आपका हकल्स रूल। ऑल्सो नोन एज योर 4n+2 रूल। तो इसमें फंडा क्या था, आपके जो सारे इवन नंबर्स हैं, एक तो वैसे ही आपके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके सर्कुलेट हो रहे हैं वो इवन नंबर होगा, ऑड का उसमें कोई सेंस नहीं है। तो इवन नंबर्स किन दो फैमिलीज में स्प्लिट करे जा सकते हैं, एक 4n+2 वाला सीरीज और एक 4n। लेकिन 4n+2 वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से जो हम इनको बुलाते हैं, ये कॉरेस्पॉन्ड करेंगे किस तरह के सिस्टम के साथ, एरोमेटिक। ये हमने देखा था, वो सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विजिट करते हुए जाते हैं थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, आपका स्टेबलाइज करते हैं उसको। वेराज 4n वाली सीरीज क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक। एंड अब अगर रिलेटिव टर्म्स में देखें स्लाइटली, तो अगर बेसलाइन हम पकड़ लें आपका, अगर एलिफैटिक कंपाउंड कोई है, तो अगर वो एरोमेटिक हो जाता है तो उसकी एनर्जी और कम हो जाती है, वो और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, वेराज अगर वो एंटी एरोमेटिक बनता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है, डीस्टेबलाइज होता है। ठीक है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, रही बात आपकी नॉमेनक्लेचर की, तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके। अब कुछ तो अल्काइल ग्रुप्स
जो कॉमनली प्रीफिक्सेस में अपीयर करते हैं, कॉमन नेम्स में, क्वेश्चन में, एंड उनका अगर इम्परफेक्ट नॉलेज हो, इट कैन मेक हार्ड फॉर यू टू प्रोसीड इन द क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर सबस्ट्रेट ही आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ तो इस तरीके से हम देखें। इंपॉर्टेंट पोर्शंस यहाँ पे हैं। एक तो आपके 3 कार्बन वाले जो हैं, ठीक है, प्रोपाइल के वेरिएंट्स कौन से पॉसिबल है? कितने? 2 पॉसिबल है। तीनों कार्बन एक लाइन में हो और यहां से जोड़ रहा हो, रूट के ऊपर आपका एन प्रोपाइल, वर्सेस अगर आपके एक स्लाइड ये ब्रांच एग्जिस्ट कर रही हो, ब्रांच विद इन अ ब्रांच, इस वाले को क्या बुलाते हैं? आइसोप्रोपाइल, जो कि वैसे आयुपैक में आपका ये 1 मिथाइल इथाइल करके जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें वेरिएशंस C4H9 में, तो कितने प्रकार के पॉसिबल है? ठीक है, एक तो है आपका चारों कार्बन एक लाइन में, एक है आपका, अब अगर खाली 3 कार्बन हो एट मैक्स कंटिन्यूएशन में, बट देन जो ब्रांच हमको देना है वो यहाँ एग्जिस्ट कर सकता था या फिर यहाँ पर। एंड लास्टली अगर हम देखें 2 ही कार्बन है एंड उसके अंदर भी ऐसे डबल ब्रांचिंग हो रखी है, तो इन सब के अगर हम नाम हम देखते, दिस वाज एन ब्यूटाइल। फिर जहां पे ये कार्बन आपका 1 डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री दिख रहा है और 3 डिग्री दिख रहा है, दिस कैन मेक इट इजियर टू रिमेंबर एंड रिटेन दीज नेम्स। क्या क्या रहते हैं आपके ये? आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल, इस तरीके से। ये क्लियर है? ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा आसान बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो सफिक्स में जो हमारी प्रायोरिटी सीरीज है, जो बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है क्वेश्चंस में, वो किस तरीके से अपीयर करती है। अब आपके 12 फंक्शनल ग्रुप हैं इन टोटल, इस तरीके से। कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका टॉप प्रायोरिटी पे, इसके बाद सल्फोनिक एसिड ड्यू टू इट्स वेरी हाई रिएक्टिविटी आपका। ठीक है, डिसेंटली ये एसिडिक आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। इसके बाद आपका एस्टर, क्योंकि उसमें भी आपके ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन एटम्स ज्यादा प्रेजेंट हैं विद इन द फंक्शनल ग्रुप, तो इनको भी हमने देखा है थोड़ा सा। ठीक है, प्रेफरेंस मिलता है व्हाइल अरेंजिंग इन दिस सीरीज। इसके बाद आपका क्या आता है? एसिड क्लोराइड एंड फाइनली अमाइड, एंड दिस विल रैप अप आपके सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। दिस यूज्ड टू बी आपका मोस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, इस तरीके से। इसके बाद अगर आप देखोगे साइनाइड आता है। ठीक है, इसका पोजीशन थोड़ा अलग से आपको याद करना पड़ेगा। इट इज सैंडविच्ड बिटवीन ये सारे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड इसके बाद क्या है आपके एल्डिहाइड, एंड देन उसके बाद उससे लेस रिएक्टिव स्लाइटली कीटोन, इस तरीके से। फिर आ जाता है आपका अल्कोहल, अमीन, एंड फाइनली अब आप देखोगे अगर लास्ट में कितनों की जगह रह गई, कितने हो चुके हैं? 5 6 7 8 9 10, जो 2 आखिरी के रह गए हैं, दोज आर योर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से। ठीक है, वेयर वी हैव सीन कि हमारे एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, ठीक है, कंपेयर्ड टू हमारे एल्काइंस। तो इस तरीके से ये चीज है। ये क्लियर? नेक्स्ट अगर देखें, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं दैट आर डिस्टिंक्ट टू फॉरएवर अपीयर इन आपका नाम में, प्रीफिक्स वाले पोर्शन में। ठीक है, ऑल्दो उसमें से कुछ ऐसे लगते भी हैं कि फंक्शनल ग्रुप की तरह है, प्रॉपर्टीज इंपार्ट कर रहे हैं, बट फिर भी उनका ध्यान रखना पड़ता है। ये कौन से ग्रुप्स हैं? सबसे पहले आपके सारे अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, प्रीफिक्स में ही जाते हैं ब्रांच के तौर पे। फिर आपका इसके बाद ठीक है फिनाइल ग्रुप आपका। ठीक है, बेंजीन पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो, लेकिन उसके बाहर वाले जो कार्बन आइटम्स है वहां पे कुछ भी अगर इनमें से अपीयर कर रहा हो,
इवन क्लोज टू अ फंक्शनल ग्रुप, तो फिर वो रूट बन जाता है, चाहे उसमें आपके बेंजीन रिंग के मुकाबले 6 से कम कार्बन भी क्यों ना हो। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप देख लो ये, ठीक है, लेट्स से ये कंपाउंड है तो इसको तो आप नेम करोगे अभी इथाइल बेंजीन, बेंजीन को रूट बना रहे हो बाहर, ठीक है, प्रीफिक्स में इथाइल रख रहे हो, लेकिन कुछ भी अगर आपने बाहर लगा दिया, लेट्स से हैलोजन लगा दिया एक, तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब रूट हो जाएगा बाहर वाला पोर्शन, एंड ये बेंजीन रिंग पूरा प्रीफिक्स में जाएगा, ठीक है, एज फिनाइल। एंड क्लोरो पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो नंबरिंग भी कैसे, इस तरीके से, तो आपका ये 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी। इसके अलावा अगर आप देखो, ठीक है, आपके हैलोजेंस, आपका नाइट्रो ग्रुप, एंड लास्टली जैसे कि हमने देखा है ईथर्स में, जैसे हम देखते हैं तो ईथर्स की नेमिंग किस तरीके से हो रही है, एल्कोक्सी एल्केन, जो ओ आर वाला पोर्शन है प्रीफिक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ईथर वाला ये फंक्शनल ग्रुप हमारा, ठीक है, इस तरह से सिचुएशन है। ईथर में जिस भी तरफ कम कार्बन है अलोंग विद द ऑक्सीजन, वो पूरा प्रीफिक्स में जा रहा है, दूसरा वाला जो भी सेक्शन है वो आपका रूट बन जाएगा। इस तरीके से सिचुएशन है। क्लियर? तो ये नॉमेनक्लेचर में ये चीजें जो थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है फिंगर टिप्स पे। इससे आगे बढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म में देखते हैं। अब स्ट्रक्चरल में कौन से सब टाइप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका चेन ब्रांच या ब्रांच चेन, जिस तरह से भी इसको बुला लो, आपके बस जो कार्बन आइटम्स हैं उसमें हम अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहते हैं कि किस तरह से उनको अरेंज करना है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था अभी ये, ठीक है, इनके आइसोमर्स बनाते वक्त, तो ये चीज। इसके अलावा आपका नेक्स्ट इज पोजिशनल, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका वर्ड रूट चेंज ना हो, आपका जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो भी चेंज ना हो, खाली एक और एक लौती चीज चेंज हो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज द पोजीशन वेयर द सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप जो भी चीज है वो अटैच हो रही है रूट के ऊपर, पेरेंट कार्बन चेन के ऊपर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब ये टेस्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका रहता है कि जो भी दो कंपाउंड्स इन्वॉल्व है आप उन दोनों के नाम लिख लो, ठीक है, तो उन दोनों नाम के बीच में खाली एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होना चाहिए कि जो नंबर अपीयर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें तो क्या है, फंक्शनल, ठीक है, जैसे कि हमने देखा है फंक्शनल एनालॉग्स जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं जिनमें आपके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह सेम रहते हैं, तो हमने देखा है हमारे अल्कोहल्स और ईथर्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ होंगे, एस्टर के साथ, ठीक है, ये चीज ध्यान आ रही है, COO। उस तरीके से जो वो वाली थ्योरी भी देखी थी हमने क्लास में कि हमारा सेंट्रली अकरिंग फंक्शनल ग्रुप्स वर्सेस टर्मिनली अकरिंग, तो वो वाले सारे केसेस इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या रहता है एनसीईआरटी में, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रली अकरिंग फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप आपको सेम रखना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, बस दोनों तरफ आपके कार्बन आइटम्स जो हैं, कार्बन चेन्स हैं, उनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन आ सकता है, कम ज्यादा हो सकता है कार्बन आइटम दोनों तरफ में, ठीक है। लास्टली हमने क्या देखा था, टॉटोमेरिज्म में भी एक सब टाइप हमारा, ठीक है, स्पेशली जिस पे हमने फोकस करा था दैट वाज कीटोइनॉल, जो इन्वॉल्व हो जाता है हमारे आगे के कई सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स में। तो ये चीजें थी आपकी स्ट्रक्चरल, या फिर एक और नाम था इसका, इसको क्या बुला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक। इसके बाद देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आपके जो मेन सब हेडिंग्स हैं किस तरीके से, सबसे पहले एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो रहा है दो कैटेगरीज में, विच आर आपके कॉन्फ़िगरेशनल वर्सेस आपका
कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखो अब इसमें तो किस तरीके से रह रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर फर्दर आपके दो सब टाइप्स आ रहे हैं, विच आर नेमली क्या क्या आपके ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, मेन अगर यहां से आप मतलब समझो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म आपका है, अगर कंपाउंड में ये पॉसिबिलिटी आ रही है दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में एग्जिस्ट कर पा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके होते हैं पेयर ऑफ शूज अगर है लेफ्ट और राइट, तो काफी हद तक वो सिमिलर लग रहे हैं, फिर भी उनमें एग्जिस्ट स्लाइट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कि किस ऑर्डर में ग्रुप्स अटैच्ड हैं, है वो वही सेम ग्रुप्स ही अटैच्ड। तो एक वो ज्योमेट्रिकल के तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है जिसके अंदर भी हमने देखा है क्या एग्जिस्ट करता है, एक तरीका हमारा डिस्क्राइब करने का सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर कोई सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो दोनों सेम साइड पे हैं या ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, ये बस इसमें ध्यान रहे कि वो जो दोनों ग्रुप्स हैं अंडर कंटेंशन वो अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, सेम कार्बन पे वो लगे हो दोनों सेम ग्रुप तो वो एग्जिबिट नहीं कर पाएगा, आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा एक हमने देखा है इसके जैसा मिलता जुलता, ठीक है, EZ या ZE अगर आप बुला लो तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, याद रखना इसको, बिकॉज Z इज एनालोगस टू आपका सिस फॉर्म एंड E इज सिमिलर टू आपका, ठीक है, ट्रांसवेरिएंट। ये हमने इसमें एक ट्रिक भी देखी थी याद रखने की कि E फॉर एनिमीज करके याद रह जाता है कि ये वाला फॉर श्योर आपका, ठीक है, ट्रांसवेरिएंट है। इसमें हमने देखा था वो हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो एटम इमीडिएटली आके जुड़ रहा है कार्बन एटम पे उनको हम अरेंज करते थे उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में। ठीक है, और या तो आप दोनों तरफ लाइटर ग्रुप्स ढूंढ लो कि सेम साइड या ऑपोजिट साइड है, विच विल बी एब्सोल्युटली सेम एंड इक्विवेलेंट टू कि अगर आप दोनों तरफ में हेवियर ग्रुप्स को अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो एक ये सिचुएशन हो गई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंडर हम देखते हैं कि एक है आपका फंडा इंपॉर्टेंट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस का। ठीक है, और कोई दो कंपाउंड अगर आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इस तरीके से दिखाई देते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज फिर भी परफेक्टली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ऐसे को क्या बुलाते थे, किस तरह का जोड़ा होता है ये, इनैंशोमेरिक पेयर ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट कर लेता है, तो इनैंशोमर्स ही बुला लेते हैं या तो इसको सिंपली अभी के लिए। सिमिलरली अगर आप इसमें देखो एक पॉसिबिलिटी है NS NMI, दो कंपाउंड जो ना ही सुपर इम्पोजिबल हो रहे हैं ना ही वो क्लियरली वो सेम कंपाउंड नहीं है, एट द सेम टाइम वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है, ऐसे सिचुएशन में उनको बुलाते क्या है, ठीक है, तो ये क्लियर। इसके अंडर भी फर्दर हमने देखा था, देखो थ्योरी तो यहाँ पे एंडलेस है, GOC में काफी लंबी जाती है, हमने टार्ट्रिक एसिड के, ठीक है, एनालिसिस करा था, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जब एग्जिस्ट करती है तो मीसोफॉर्म आ जाता है, चार के बजाय आपके तीन बन रहे होते हैं स्टीरियो आइसोमर एंड सो ऑन, पर शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही इसमें आप लिख पाओगे। कॉन्फॉर्मेशनल में हमने देखा था कि हम एनालाइज कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ हमारे जो हमने देखा था न्यूमन प्रोजेक्शंस, ठीक है, सॉर्स प्रोजेक्शंस, NCERT के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये सब चीजें इन डिटेल ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इसको फिर वहां पर ही देख लेंगे उसके साथ, ये चीज है। अब अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम, फिजन कर रहे हैं उसका, तो कितने तरीके से टूट सकता है, ठीक है, कौन से क्या नाम है उनका, होमोलिटिक वर्सेस हेट्रोलिटिक। ठीक है, होमोलिटिक में हमने देखा है कि आपका वो जो हाफ फिशुक्स दिखाते हैं, तो जब बॉन्ड टूटता है दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोड्यूस क्या होता है इससे, आयंस क्या बनते हैं, प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल्स।
ठीक है। वेराज जब हेटेरोलिटिकली बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वो प्रोड्यूस क्या करता है, दो आपके आयंस, कटायन एंड अनायन। ठीक है, तो एक ये सिचुएशन क्लियर। तो इसके तौर पे अगर आप देखो, अब कार्बन के रिस्पेक्ट में या तो क्या बन सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, कैसा दिखाई देगा वो? एक उसके अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2। यही अगर हम देखें, अगर हमारे पास जनरेट हो रहा है कार्बो कटायन, ठीक है, एज एन इंटरमीडिएट, तो उसकी शक्ल कैसी दिखाई देगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कार्बन फ्री रेडिकल से, जस्ट क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिर भी था उसमें, यहाँ पे बिल्कुल ही वेकेंट ऑर्बिटल होगा, बिल्कुल ही ब्लैंक यहाँ पे, कार्बन इज स्टिल sp2। अनायन के तरह, ये अनायन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ठीक है, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा उस पर नेगेटिव, एंड आपका, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज ये रहेगा, लेकिन ये स्लाइड डिफरेंस है, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल, यहाँ पे शेप आपकी पिरामिडल, इस तरीके से। ठीक है, अब स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखें तो बोथ हमारे कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स विल रिक्वायर द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, उसमें प्लस आई इफेक्ट का हम देखेंगे रोल है, एंड इसके साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसलिए अगर डिग्री के टर्म्स में अगर लिखें तो ऑर्डर क्या बनेगा कार्बोकैटायंस के लिए, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल अगर ले लें, बताओ 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा या 3 डिग्री? 3 डिग्री, ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके इंडक्टिव इफेक्ट्स एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव आपके अल्फा हाइड्रोजन्स के चांसेस बढ़ेंगे। यही अगर हम देखें फॉर कार्बन आयंस, तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की जरूरत नहीं है, उनको चाहिए इंस्टेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और अगर सिंपली अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि लगे होने से बेटर है कि उनके ऊपर ना अटैच्ड हो डायरेक्टली कार्बन एटम्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे ठीक है, ये सिचुएशन है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स अब हमारे देखने शुरू करते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली तो इस चैप्टर में ये इसके बाद आते हैं, पर ये समझ के इन हाइंडसाइट आपको स्टेबिलिटीज भी आप बेटर जस्टिफाई कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में फ्री रेडिकल में क्या, ठीक है, इधर ही, हाँ, बिकॉज इनके लिए सेम ऑर्डर है ना, बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा। अब अगर देखें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, दैट इज रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस कब पॉसिबल होती है, जब आपको इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, क्या हो आपके पास, क्या तीन सिचुएशंस पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल चार्जेस, हमने देखा था, कॉन्जुगेशन, या फिर बैक टू बैक हो जाए अगर डबल बॉन्ड्स, क्या बुलाते हैं, क्यूमुलेशन, और ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो क्या बुलाते हैं उसको, ठीक है, ये चीज क्लियर। तो हमारे लिए अभी बेनिफिशियल खाली क्या है, कॉन्जुगेशन, नीचे वाले दोनों रेलेवेंट नहीं है इस डिस्कशन में। कॉन्जुगेशन को भी जैसे हमने देखा था क्लास में, डिफाइन कैसे करा था, चार्ज मोबिलिटी सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस। एक तरीके से आप इसको देखो, ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हो नोट्स में। एक इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने इंफोग्राफिक देखा तो उसमें
इस तरीके से उसने बना रखा था। देखो आपके पास ये समझ आ रहा है, देख के इसका लॉजिक समझ आ रहा है। एक तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपको घुमाने हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरीके से आप देखो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किसकी हो रही है, कि अगर एक लोन पेयर हो ऑल्सो अलॉन्ग विद बीइंग अ नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज भी अगर -1 का हो तो बिल्कुल ही वो एक्स्ट्रा हो, कंपेयर टू दिस आपका लोन पेयर हो विद नो चार्ज, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। फिर आप देखो आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से खाली पड़ी ना हो एक एटम पे, वो ऑक्यूपाइड हो किस चीज में, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर अब आ रहा है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक स्लाइड सिचुएशन क्या रह सकती है, डेल पॉजिटिव, एंड वर्स्ट पॉसिबल केस क्या है, इट कैन बिकम अ फुल ब्लोन पॉजिटिव चार्ज या फिर वेकेंट ऑर्बिटल। तो इस तरह से आप इसको इमेजिन करो डाउन द स्टेयरकेस कि एनी ऑफ दीज सिचुएशंस सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं डाउन दिस स्टेयरकेस। ठीक है, ये जो ग्रेडियंट्स आपका बन रहा है फ्रॉम मोर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लेस अवेलेबिलिटी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको अगर आप नोट्स में इंक्लूड कर लो, इससे रिवाइज हो जाते हैं सारे पॉसिबल आपके सिनारियोज और सिचुएशंस। ठीक है, सबसे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में। ये चीज क्लियर है, चार्ज मोबिलिटी separated by a single bond distance। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने लायक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स आपके एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल। एक्चुअली एग्जिस्ट क्या करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो विच लीड्स अस टू दिस प्रॉब्लम, हमको एक क्या समझना जरूरी है यहाँ पे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी करके एक ही टर्म आता है। ठीक है, तो ये काफी टेस्ट होता है। तो इसका मतलब क्या रहता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करा था हमने, याद करो। ठीक है, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स हम प्लॉट कर रहे हैं इस एक्सिस पे, यहाँ पे अगर एनर्जी देख रहे हैं, तो लेट्स से मल्टीपल, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर पॉसिबल है फॉर एनी कंपाउंड, एनी मॉलिक्यूल, तो जो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो पोजिशनली आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, कहाँ प्रेजेंट होगा एनर्जी वाइज। ठीक है, क्या कह रहे हो, 1 से भी नीचे। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड आपका होगा मोर स्टेबल देन इवन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म, इस तरीके से। तो लेट्स से 1 यहाँ पे जो सबसे स्टेबल दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में भी अगर हम देखेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड और नीचे ही एग्जिस्ट करेगा, और ये जो बोनस स्टेबिलिटी उसको मिल जा रही है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। बिकॉज या तो देखो उसको 1 से 2 3 4 में जाने की जरूरत ही नहीं है, 1 पे अगर वो सबसे स्टेबल है तो स्टेशनरी रहे। तो ये सारा घूम फिर के रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन से उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है, बोनस, ये जो एनर्जी है दिस इज इक्वल टू आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने देखा है हमारे क्वेश्चंस में, जैसे कि जहाँ पे आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, ऐसा कुछ अगर कॉन्सेप्ट आ जाए, जो ज्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है वर्सेस जो स्टेबल स्टेबल मॉलिक्यूल है, और अगर उन दोनों का लेट्स से एंड प्रोडक्ट, ठीक है, सेम है, दोनों ने हाइड्रोजनेट होके इस सेम लेवल तक गिरना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने देखा है ये सब कॉन्सेप्ट्स मैटर कर जाते हैं। ठीक है, एक हमने ये भी देखा आपका बोनस स्टेबिलिटी अनलॉक होती है जब आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल या आइडेंटिकल, इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट पड़ रहा था हमारे क्वेश्चंस में, जैसे कि जब हम जस्टिफाई करते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज्यादा एसिडिक क्यों है फिनॉल से। ठीक है, इवन दो वो आपका जो फिनोलेट आयन है उसमें आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं क्वांटिटेटिवली, पर यहाँ पे
नॉट ओनली आर दे क्वालिटेटिवली सुपीरियर कि वो ऑक्सीजन आइटम के ऊपर ही रह रहा है नेगेटिव चार्ज, बट ऑल्सो साथ ही साथ दे आर आइडेंटिकल ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज रहता है। अच्छा, ये रूल्स देखते हैं हम कि आपस में कई सारे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? सबसे पहला जो है कि आपके, देखो सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना आलतू फालतू चार्जेस ना दिखाई दे। आप ये तो प्रेफर करोगे नहीं कि जो आपके सामने कंपाउंड पड़ा हो उसमें हर जगह ऐसे लिटर्ड हो कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक तरीके से क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स आपके, ठीक है, सील्ड शट होने चाहिए, आलतू फालतू चार्जेस नहीं होने चाहिए, वेरेवर अवॉइडेबल। आपके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करने चाहिए। और वैसे भी आपने देखा है बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना वो, उसकी एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल होता जाएगा। इसके बाद क्या देखना होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ऑक्टेट्स आपके ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो। ठीक है, बिकॉज मॉलिक्यूल में आने का, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का पूरा ऑब्जेक्टिव ही वही था प्राइमरी, कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को मिमिक करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट्स। मेनली तो देखो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपको ये देखना है बस कि कार्बोकटायन आपने देखा है प्रॉब्लमेटिक होता है, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता है, जो सेक्सटेट ऑफ कार्बन जो हम बुलाते थे, एज अपोज टू दिस। इसके बगल में कोई अगर हो जो वाया बैक बॉन्डिंग इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, लोन पेयर अपना कंट्रीब्यूट कर ले, तो वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटर ही हो जाता है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, सिंपली क्या, नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड वाइस वर्सा आपका पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये चीज समझ आ रही? फिर सेपरेशन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट चार्जेस दूर बैठना चाहते हैं या पास में? पास में। उनका पोटेंशियल एनर्जी जो आप देखते हो वाया KQ1 Q2/R, और बड़ा नेगेटिव नंबर आ जाएगा जब R कम होगा। सो लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। ये चीज क्लियर है? क्या चीज? हाँ, एक ही बात है, मतलब ये वाला रूल आप देखो वैसे कम ही टेस्ट होता है, मतलब ये ऑब्वियस सा हो जाता है। मैं दो कंपाउंड अगर आपके सामने बनाऊं, एक में अगर बॉन्ड्स ही कम है तो उसमें बहुत ज्यादा चार्जेस दिखाई देंगे, वो वैसे ही पकड़ में आ जाता है। ठीक है, मोस्टली हमको स्कैन करना क्वेश्चन में इस पॉइंट ऑनवर्ड शुरू करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद देखें एग्जाम्पल्स, प्लस आर ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स आपको याद है? ठीक है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में भी अगर आप देखोगे ES रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन्स में, तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के अंडर भी आ जाता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएंगे, और माइनस आर वाले आपके मेटा डायरेक्टिंग। तो प्लस आर वाले कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं? हैलोजन आपका, ठीक है, आपका OH NH2, इस तरीके से। और कौन सा एग्जाम्पल आप इमेजिन कर पा रहे हो? एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। लास्टली आप देखो बड़े बड़े ग्रुप्स आपके कौन से हैं, तो इस तरह से एस्टर में अगर आप इस तरफ से जुड़े हो, ये बात समझ आ रही? तो ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, वर्सेस एस्टर में अगर आप दूसरी तरफ से जुड़े हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने लग जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही? सिमिलर टू दिस अमाइड आप देख लो, नाइट्रोजन से आप जुड़े हो तो ये लोन पेयर रिंग के अंदर भेज सकता है, कार्बन वाले एंड से अगर आप जुड़े होगे तो इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर बुलाएगा। इस तरीके से एक दूसरा भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने लायक, कि आपका OH और OR में किसका माइनस आई ज्यादा होता है? OR का, इसका माइनस आई इज ग्रेटर। ठीक है, ये सब भी हमने फाइनल पॉइंट्स देखे। इसके अलावा दो छोटे छोटे माइनस आर वाले ग्रुप आप इमेजिन कर पा रहे हो कोई? साइनाइड एंड नाइट्रो।
तो ये हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं क्वेश्चंस में जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये लो फटाफट से लिखो। एल्डिहाइड भी हमारा रहेगा, इसको इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। कार्बोनाइल्स डायरेक्टली अटैच्ड रिंग के बाहर, जब भी ये वाली सिचुएशन जब कभी भी एग्जिस्ट करेगी, इस तरीके से। हो गया लिखने को? नेक्स्ट देखते हैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आप देखो, अब कार्बोकटाइन के पर्सपेक्टिव से हाइपर कॉन्जुगेशन का फंडा बेसिकली है क्या? ये जो खाली कटोरा एग्जिस्ट करेगा ये sp2 कार्बन पे, अब इससे नेबरिंग जो है एडजेसेंट बिल्कुल अल्फा पोजीशन पे, जो जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट कार्बन है, ये अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस पे जो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड्स हैं, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, थोड़ा सा इसको कम करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, H प्लस इजेक्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अब है इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस, तो इसको यहाँ अलाइन करके फिर आपका इसेंशियली पाई बॉन्ड बन सकता है यहाँ पे। ये बात समझ आ रही? तो कैसे दिखाई देने लग जाता है ये? ठीक है, एंड वो H प्लस बाहर प्रेजेंट है अट्रैक्टेड बाय दिस रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसको इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल रहे थे, बॉन्ड पूरा ब्रेक करके डिसलॉज करके। ठीक है, तो हेंस हमको अल्फा हाइड्रोजन्स में इंटरेस्ट है हर क्वेश्चन में। ठीक है, उनको हम गिनना शुरू करेंगे जितने ज्यादा हमको मिलेंगे। अब बस इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि ये कार्बन को क्या मेंशन करा था, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। आपके पास अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो नेक्स्ट कार्बन है वो भी लेट से अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसके भी 3 बॉन्ड ऐसे होंगे, इमेजिन करो, मान लो यहाँ पे एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ही है, तो इस पे अगर कोई हाइड्रोजन लगा है, पर इसको अल्फा हाइड्रोजन की तरह नहीं गिनना है। ठीक है, इस वाले को काउंट ही नहीं करना है। यहाँ पे अगर वैसे भी स्टेबलाइज करना होगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एग्जिस्ट करेगा ऑल्सो। ये जो हाइड्रोजन है, तो इस बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेकेंट ऑर्बिटल, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट कर भी नहीं सकती है। तो ये चीज क्लियर? कुल मिला के तो आपको क्या करना है, जिस भी कार्बन पे आप पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उस पे टोटल जो इसकी बाकी 3 वैलेंसीज हैं, इन पोजीशंस पे आपको स्काउट करना है इन 3 कार्बन पे कि कितने कितने हाइड्रोजन टोटल प्रेजेंट हैं। वो सारे क्वांटिफाई करेंगे एज अल्फा हाइड्रोजन्स एज लॉन्ग एज दीस कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है सिचुएशन? ऐसी अल्कीन्स में अगर देखें, अब अल्कीन्स में फंडा क्या था हमारा कि जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अब लेट से यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्बन है, और वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंटेन करना कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहे। तो आप देख रहे हो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे आइटम तो एक प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक, एंड अगेन वही वाला सिचुएशन कि दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज आफ्टर डिसलॉजिंग दिस H प्लस ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस, तो कॉन्जुगेशन बन जा रहा है एक तरीके से सिनारियो। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर को कूदते हैं, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे जंप कर सकते हैं, इस तरीके से डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। ठीक है, डीलोकलाइज हो सकता है, उसको स्टेबिलिटी इनहेंस होती है उस मॉलिक्यूल की। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे नोट करो, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये वाले इस कार्बन के सिर पे चढ़े, ठीक है, लोन पेयर इनका बन गया, नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है किस तरीके से ये सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है। बाय चांस अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके एग्जाम में कि अल्कीन्स की स्टेबिलिटी अगर हम देख रहे हैं,
देखो मेजर तो हमको क्या करना है कुल मिला के, कि अराउंड दिस डबल बॉन्ड सिस्टम ये जो कार्बन्स हैं, ठीक है, ये 1 2 3 और 4, ये सारे अगर sp3 कार्बन्स है तो इनके ऊपर हाइड्रोजन्स टोटल कितने प्रेजेंट हो जा रहे हैं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स। अब आप देखो बाय दिस लॉजिक, सबसे खराब सिचुएशन तो क्या है कि इस पाई बॉन्ड सिस्टम पे खाली क्या प्रेजेंट हो, एक ही और कार्बन लगाओ, प्रोपीन। ठीक है, अब जो केसेस आते हैं जिनमें 2 कार्बन लगे हैं वो कैसे कैसे दिखाई देंगे। ये समझ आ रहा है कि सिस ब्यूटुइन इज लेस स्टेबल देन आपका ट्रांस ब्यूटुइन। इसमें रीजन क्या रहा होगा, सिंपली रिपल्शन आपका। ठीक है, ये चीज, बट एज अपोज टू बोथ ऑफ दीज ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, ये चीज बहुत आता है एग्जाम में, क्वेश्चंस में ये टेस्ट होता है, इसका प्लीज ध्यान रखना कि वो दोनों मिथाइल ग्रुप अगर सेम कार्बन पे लगे हो। और अब ये समझ आ रहा है कि ये इन दोनों से सुपीरियर क्यों है, क्योंकि ये जो बीच में कार्बन आयन बनना है तो प्रेफरेबल है कि दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे लगे हो, यहाँ पे कार्बन ना हो जो अपने इंडक्टिव इफेक्ट से इसको डिस्टेबलाइज कर रहा हो नेगेटिव चार्ज को। ये बात समझ आ रही, तो इस पॉइंट को जस्ट ध्यान रखना, ये एक्सप्लॉइट हो जाता है क्वेश्चंस में। इसके आगे तो हम देखेंगे आसान है, इसके आगे का रास्ता 3 कार्बन प्रेजेंट हो तो वैसे भी कोई आपका आइसोमेरिज्म नहीं है, एक ही पॉसिबल मॉलिक्यूल है, एंड लास्ट में चारों जगह अगर ये मिथाइल ग्रुप लगे हो। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 6 और 6, 9 और 12, ये 6 वाले केसेस कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है। सिस से ज्यादा स्टेबल ट्रांस, एंड उससे भी ज्यादा स्टेबल जब दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे लगे हो। ठीक है, रिपल्शन कम है उसमें, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, मिथाइल ग्रुप जो दोनों बड़े ग्रुप है वो दूर दूर है। ठीक है, इस तरह से इमेजिन करो। ठीक, मिथाइल ग्रुप्स ज्यादा बड़े हैं हाइड्रोजन वाले ग्रुप से, तो उनको आप चाहोगे आइडियली कि एक दूसरे से दूर रखो। नेक्स्ट देखते हैं अपना जो इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट भी बुलाते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा डायग्राम अगर ड्रॉ कर लो, इससे क्लियर हो जाएगा अपने नोट्स में। ये जैसे ये एनसीईआरटी में बना। ठीक है, अब इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ वो खिंच रहे हैं, पोलैरिटी आ रहा है इस बॉन्ड में, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पहले कार्बन पे तो क्या अपेयर कर रहा है, डेल पॉजिटिव। अब नेक्स्ट कार्बन पे उसका इफेक्ट उससे कम आ रहा है, तो डेल डेल पॉजिटिव लिख रहे हैं और छोटा पार्शियल चार्ज। उससे नेक्स्ट कार्बन पे आप लिखते क्या, पर हम क्या कह रहे हैं, बाय द थर्ड बॉन्ड डिस्टेंस ना के बराबर हो जाता है, इट बिकम्स 0 द इफेक्ट। तो ये एक सिंपल अगर आप ड्रॉ कर लो शॉर्ट नोट्स में, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से रिवाइज हो जाता है। इसके अलावा हमको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। ठीक, प्लस आई के कितने एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है, अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, बाकी सारे जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो आपके कार्बन से यूजुअली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स ही हैं। सो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, हैलोजन आपके, ठीक है, और साइनाइड, क्योंकि ये कार्बन आपका sp कार्बन हो जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप आपका। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स बताओ, इमेजिन करो आपका, देखना COOH। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। OH ग्रुप आप कह रहे हो, ठीक है, OR ग्रुप भी आपका माइनस आई इफेक्ट। एक और जगह किस लिए छोड़ रखी होगी, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन आपका, फिनाइल में जैसे ये sp है वहां पे आपका sp2 कार्बन। तो ये सिचुएशन क्लियर है। बाकी हमने कुछ क्वेश्चंस में हमारे देखे थे, वैसे मेंस में वो इतना ज्यादा अपीयर नहीं करता है, बट
COH में से अगर एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो तो जो CO माइनस वाला ग्रुप है वो उल्टा इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, पुश कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सब लिख लिया। अब लास्ट हिस्से में आते हैं चैप्टर के, जो यूजुअली फर्स्ट टाइम राउंड में नहीं पढ़ा होता है हमने, इतना ध्यान इस पर नहीं दिया होता है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी इसको पार्ट बोल रहे होते हैं, इस तरह से इसको आगे के लिए पुश कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिकल पोर्शन नहीं है, आपको चीजें याद ही ज्यादा रखनी है एंड अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि अगर प्योरीफाई करने हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, मिक्सचर्स अगर सेपरेट करने हो, सबसे पहला तरीका क्या दे रखा है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका कोई कंपोनेंट ऐसा हो जो सब्लाइम होना जानता हो, ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फेज में चला जाता हो, बाईपासिंग द लिक्विड फेज कंप्लीटली। तो ऐसे में एग्जांपल आपका एक अच्छा क्या बनता है? नैप्थलीन। आपने देखा ही है, नैप्थलीन बॉल्स जो यूज करते हैं वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। ठीक है, वन कंपोनेंट शुड सब्लाइम या फिर शुड डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये चीज क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एक तरीका क्या है प्योरिफिकेशन का, सेपरेशन का, क्रिस्टलाइजेशन। ये कब यूज कर रहे होंगे? जब आपका कोई सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, तो वो कंपोनेंट डिसॉल्व हो रखा है, उसको उस सोल्यूशन में से बाहर अगर आपको निकालना है प्योर फॉर्म में, तो पहले हम कोशिश करते हैं क्या बनाते हैं। अभी हमने सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में भी कुछ दिन पहले वर्ड देखा था इसका यूजेज, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको रैपिडली कूल करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी डिसॉल्व सब्सटेंस की, तो प्रेसिपिटेट आउट होगा, तो आपको क्या मिलने लगता है? प्योर सब्सटेंस, प्योर क्रिस्टल्स अपीयर करने लगते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पीछे जो रह जाता है फिल्ट्रेट, उसका भी स्पेसिफिक एक टर्म होता है, क्या बुलाते हैं उसको? रेजिड्यू जो है, मदर लिकर। ये इस तरीके से इसमें आपके क्या प्रेजेंट रह जाते हैं? आपके इम्प्योरिटीज सारे जो है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कब यूज करना चाहोगे? यहां पे आपके या तो एक पॉसिबिलिटी है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन। अच्छा, ये और फिर ऊपर वाली सिचुएशन तो सेम होने लग जाएंगी, तो डिफरेंस फिर भी इनमें क्या है? वहां पे आप जो सॉलिड वाला कंपोनेंट है सॉल्यूट, वो रिकवर करना चाह रहे थे, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट किस में रहेगा? लिक्विड कंपोनेंट में। ठीक है, तब आप डिस्टिलेशन करोगे। इस चीज से भी इनको समझना। और या तो अगर आपके दो मिसेबल लिक्विड्स का ही सोल्यूशन है लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में सफिशिएंट डिफरेंस है, ठीक है, और टू मिसेबल लिक्विड्स विद, मैं लिख रहा हूं डेल्टा टीबी नॉट, इसको डेल्टा टीबी लिख दें, ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? उस चैप्टर से दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, कितना डिफरेंस है? एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस। नहीं, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, वो सेपरेट है। तो ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, नहीं अगर वो सिचुएशन बन पा रही हो तो क्या यूज करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, डन इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी समझते हो क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस तरीके से है कि आप डिस्टेंस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जो वेपर्स राइज कर रही हैं नॉर्मली, जैसे आप डिस्टिलेशन करते हो, ये राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, इसको आप नीचे से हीट करते हो तो ये वेपर्स राइज करते हैं। अब अगर वॉलेटिलिटी में अच्छा खासा डिफरेंस है तो ज्यादा वॉलेटाइल जो कंपोनेंट है उसी के वेपर्स जाएंगे, लेकिन अगर डिफरेंस कम है तो दोनों राइज करने लग जाएंगे। तो आप उनको काफी लंबा एक कॉलम प्रोवाइड करते हो
with lots of metal plates या surfaces, glass beads, इस तरीके से किसी भी तरीके से आप उनको ज्यादा surface area provide करते हो to lose their heat या kinetic energy and get a chance to condense. तो अल्टीमेटली तो फिर जो आपका लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसको बहुत बार मौके मिलेंगे कंडेंस होके वापस लिक्विड बन के फ्लास्क में आने के, और जो ज्यादा वॉलेटाइल वाला कंपोनेंट है खाली उसी के वेपर्स ऊपर तक पहुंच पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आप देखो सॉल्यूशंस चैप्टर से भी अगर आप मिला के देखो, वहां पे एक ऐसा ग्राफ अगर आपने कभी नोटिस करा हो मॉड्यूल में भी, कि आपका टेम्परेचर प्लॉट हो रहा होता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका कॉम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ द मिक्सचर लिक्विड फेज में। तो ऐसे दो कर्व बन रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है खाली प्योर लिक्विड, इस रीजन में प्रेजेंट है खाली प्योर गैस। अब ये सारी जो प्लेट्स है, ठीक है, इनको एनसीईआरटी भी क्या रेफर कर रहा है, उनको एक क्या वर्ड यूज कर रखा है वहां पे उसने बीच पैराग्राफ में, थियोरेटिकल प्लेट्स बुला रहा है। इमेजिन करो इस ग्राफ में देखो वो आपको प्लेट्स दिखाई देती है, यहां से जैसे जैसे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है वो सब्सटेंस इवापोरेट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे जाके, ठीक है। अब अगर कंडेंसेशन प्रोसेस आप देखो तो गैस से लिक्विड बनता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो वेपर्स कंडेंस होते हैं वो कैसा आ जाता है ग्राफ, इधर, ठीक है। फिर जब दोबारा उसको इवेपोरेट करो ये कंडेंस होता है इधर। तो ऐसे ऐसे करके ये वो प्लेट्स बनते रहती हैं। अल्टीमेटली तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन आपका किसको अप्रोच करने लग जाएगा, 1 को, ठीक है। आपको प्योर लिक्विड मिल जाएगा जो आपका लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट था। तो इस तरह से दोनों चैप्टर्स को भी आप कोरिलेट करके समझ सकते हो। जो सॉल्यूशंस चैप्टर में ये जो ग्राफ आपको मिलता है, सारे वो प्लेट्स हैं जब जब वो कंडेंस हो रहा है। फिर एक चीज है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ये कब रिक्वायर्ड होगा, जब जो कंपाउंड या फिर जो भी लिक्विड आपको सेपरेट करना है वो हीट सेंसिटिव हो, कि बहुत ज्यादा उसको हीट करो तो देयर में बी अ चांस कि उसका रिएक्शन हो जाए, वो फ्रैक्चर हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज आ जाए। बिकॉज सब्सटेंस वेपराइज कब करता है, बॉयल कब होता है, जब उसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम एक्सटर्नल प्रेशर ही कम कर देते हैं, कम टेम्परेचर पे सब्सटेंस ज्यादा सब्सटेंशियली वेपराइज कर पाता है। ये फंडा यहाँ पे। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर सिमिलर टू दिस इज स्टीम डिस्टिलेशन। बिकॉज स्टीम डिस्टिलेशन में आपको पूरा पूरा एक्सटर्नल प्रेशर की बराबरी नहीं करनी पड़ेगी, आपके साथ आपका हाथ कौन बटा रहा होगा, वाटर वेपर इटसेल्फ, जो हीटेड वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। ऐसा से समझ लो इक्वेशन के तौर पे कि जो P एक्सटर्नल है दैट विल बिकम वेपर प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड प्लस वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर। इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करके देखो तो एक तरीके से अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर ही आप उसको, ठीक है, वेपराइज करवा रहे हो ना, बॉयल करवा रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये हमने जैसे देखा है, आगे जाके क्वेश्चन में भी आएगा। आपको भी जो क्वेश्चन सेट भेजा था, ठीक है, वो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल है, उस तरह के क्वेश्चंस में कि कौन सा ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ठीक है, और जो इंटरमोलिकुलर वाला। तो देखते हैं क्वेश्चन भी आएगा, वहां पे डिस्कशन दोबारा कर लेते हैं, ये वाले वर्ड्स वहां पे रेलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये अगर आपको जब एजियोट्रोप्स पढ़ा रहे थे तब उस समय एक एग्जांपल दिया था। लेट से आपका जो एजियोट्रोप बन जाता है इथेनॉल इन वाटर वाला, ठीक, 95%, ये हमने देखा था बाय वॉल्यूम इथेनॉल इन वाटर आपका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाता है। वहां पे अगर आप ग्राफ भी देखो तो ऐसा होता है, कुछ ऐसी सी शेप बन जाती थी, इस तरह के ग्राफ आपने कभी देखे होंगे, ये शेप बन रही होती है। और इस पॉइंट पे जो कॉम्पोजिशन होता है, यहाँ पे आप देखो गैस और लिक्विड फेज वो बस कोइंसाइड कर रहे होते हैं, उन दोनों के अंदर कॉम्पोजिशन सेम आ रहा होता है, आप सेपरेट नहीं कर पा रहे होते हो प्लेट्स के ऊपर भी। तो ऐसे में वहां पे हमने क्या लगाई थी तरकीब, फर्दर अगर हमको 100% प्योर अल्कोहल चाहिए, पहले हम एक सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेके आते हैं, जो कि क्या था, बेंजीन। इथेनॉल आपका डिफरेंशियली एक्सट्रैक्ट होके इन सूटेबल सॉल्वेंट ऑफ चॉइस, इथेनॉल आपका बेंजीन में चले जाता है, वाटर नहीं होता है तो वाटर वहां से सेपरेट कर लेते हैं, और फिर इथेनॉल और बेंजीन आपका एजियोट्रोप फॉर्म नहीं करते हैं, तो वहां से उसको फिर डिस्टिलेशन करके हम बेंजीन में से दोबारा क्या रिकवर कर सकते हैं,
इस मिक्सचर में से 100% प्योर इथेनॉल। तो ये जो पूरा टेक्निक है इसको बुलाते क्या है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। कि आप कोई डिफरेंट, कोई अलग सॉल्वेंट लेके आते हो, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन इन द इवेंचुअलिटी कि वो फॉर्म कर रहा है एक एजियोट्रोप। ये चीज क्लियर। क्रोमैटोग्राफी अगर हम देखें, क्रोमैटोग्राफी में मेन आपके क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ अच्छा, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी रहा है स्कूल में? तो फाइल लिखते हुए अब आपको थोड़ा आइडिया हो चुका होगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, ठीक है। अब एक तरह का आपका क्रोमैटोग्राफी क्या है, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। इसको कॉलम क्रोमैटोग्राफी बुलाते हैं, ठीक है। कॉलम के अंडर ये एक सब टाइप आता है, कॉलम के अंडर ही हम देखते हैं, जैसे आपका थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी भी आता है। तो एड्सॉर्प्शन वाले में क्या करना है, आपको 3 कंपोनेंट्स चाहिए। क्या क्या? इस तरह से डायग्राम दे रखा है किताब में कि अगेन एक आपके पास ट्यूब है, एक अपैरेटस है। अब इसमें, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये आपका स्टेशनरी फेज हो जाएगा यहाँ पे, जो एड्सॉर्ब कर सकता है कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स कहाँ प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर, अलग अलग कंपोनेंट्स। अब ऊपर से मोबाइल फेज के तौर पे क्या है, एक सूटेबल सॉल्वेंट पोर करते हैं, जिसको कि और क्या बुलाते हैं, एलुएंट करके भी एक वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिसेंड करता है अपने अंदर, वो मिक्सचर में से भी चीजें डिसॉल्व करके उनको नीचे ले जाएगा। लेकिन जो एड्सॉर्बेंट में ज्यादा आसानी से एड्सॉर्ब हो रहा है, वो ऊपर रह जाएगा या ज्यादा नीचे जाएगा? लेट्स से 3 कंपोनेंट है, एक ये एलिमेंट के साथ यहां तक आया, ट्रैवल करा, एक यहां तक, एक ज्यादा नीचे तक। तो ऊपर वाला या नीचे वाला, किसकी ज्यादा हाई एफिनिटी है एड्सॉर्बेंट के लिए? ऊपर वाला। समझ आ रहा है? तो वो खिसक नहीं रहा है मोबाइल फेस के साथ, वो ऊपर ही रिटेन हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो ये फंडा है यहाँ पे। हमारे मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी ना प्रेफरेंस होगी, दे विल आइदर हैव मोर अफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज या फिर टुवर्ड्स द मोबाइल फेज। तो जिसको स्टेशनरी फेज ज्यादा पसंद होगा एड्सॉर्बेंट, वो नीचे घसीटते हुए नहीं जाएगा सॉल्वेंट के साथ, वो ऊपर ही रुक जाएगा ज्यादा। वेराज जिसको स्टेशनरी फेज के बजाय आपका मोबाइल फेज ज्यादा पसंद आ रहा है, वो ज्यादा नीचे तक ड्रैग होगा। तो ये सारे जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं अलग अलग हाइट पे सेपरेट होने लग जाते हैं, ठीक है, इन दिस कॉलम। तो ये चीज है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, फुल फॉर्म ऑफ टीएलसी। ये आपने शायद देखा भी होगा स्कूल में भी, प्रैक्टिकल में लिखा होगा। एंड जो आप वहां पे तो एक्सपेरिमेंट करते हो मेरे ख्याल से फिल्टर पेपर से जस्ट, ठीक है, क्रोमैटोग्राम उसको बना के, ठीक है। बट आरएफ करके जो वहां पे क्वांटिटी थी इंपॉर्टेंट, बुलाते क्या है उसको, रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है। फॉर्मूला वाइज ये क्या था, distance traveled by डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट on solvent अपॉन, ठीक है, एज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट या फिर आपका मोबाइल फेज। तो ये बात समझ आ रही है? लेट से ऊपर वाले डायग्राम में भी आपका जो सॉल्वेंट है वो पूरा लेट से मैक्सिमम इस हाइट तक, ठीक है, पहुंचा था, यहां तक भीगता हुआ आपको दिखाई देता है एड्सॉर्बेंट। तो किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे आरएफ, लेट से बीच वाले का, तो आप बोलोगे सॉल्वेंट पूरा ट्रैवल करा कितना डिस्टेंस, इतना, लेकिन वो सब्सटेंस खाली कितना ट्रैवल करा एज अ रेशियो ऑफ इट, इतना, ठीक है। तो लेट से ये डिस्टेंस आपका 10 यूनिट्स है, ये डिस्टेंस लेट से आपका 6 यूनिट्स है, तो आपकी आरएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6। तो ऐसे सारे अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग आरएफ वैल्यूज आती है, ठीक है। स्टेशनरी फेज के प्रति जिसकी ज्यादा अफिनिटी है उसकी आरएफ वैल्यू कम होगी, और मोबाइल फेज के टुवर्ड्स जो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उसका आरएफ वैल्यू ज्यादा होगी। इस तरह से ये है।
बीच में इसमें आप देखो एक वो लाइन भी दे रखी है जो आप कभी कभार पूछते हो क्वेश्चंस में जब दिखाई देती है, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए वो क्या कहता है, जो थिन लेयर है उसको स्प्रे करता है किस सोल्यूशन से, निनहाइड्रिन के सोल्यूशन से। ठीक है, ये इसी पैराग्राफ में यहाँ मेंशन्ड है, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ऐसे उसमें दे रखा है जो कलरलेस सब्सटेंसेस हैं उनको व्यू करने के लिए वो क्या कर लेते हैं, यूवी लाइट में देख लेते हैं और चमकते हैं अलग से। ठीक है, कुछ कुछ सब्सटेंसेस हैं जो आयोडीन अब्सॉर्ब करते हैं, तो उसके लिए हम प्लेट पे आयोडीन स्प्रे कर देते हैं। वो सब्सटेंसेस जब आयोडीन में, ठीक है, अब्सॉर्ब कर लेते हैं आयोडीन को, तो वहां पे वो ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देते हैं, वहां से कंफर्म होता है उनका प्रेजेंस। तो इस तरह का चीजें यहाँ पे दे रखी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आपका बेसिक पेपर क्रोमेटोग्राफी इस तरीके से ही, पर इसको बुलाएंगे क्या हम, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्वेश्चंस में। इसमें ध्यान रहे कि पेपर भी आपका स्टेशनरी फेज नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं पेपर के अंदर भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो है आपका स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज है क्या आपका, वाटर प्रेजेंट इनसाइड। ठीक है, तो ये चीज टेस्ट होती है क्वेश्चंस में, जस्ट इस एक लाइन को याद रखना। इसके बाद बचता है आपका चैप्टर में क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये चीज आ रही है समझ। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है, आपको जस्ट डिटेक्ट करना है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। कंपाउंड के अंदर कार्बन है, ये कैसे पता चलता है, ठीक है, कार्बन है या हाइड्रोजन है कंपाउंड के अंदर, कैसे पता चलता है, वो कह रहे हैं हीट करते हैं कंपाउंड को CuO के साथ, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, कॉपर रिड्यूस हो जाता है, कार्बन ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है, CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करके क्या बन रहा है, वाटर। CO2 को डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ लाइम वाटर। ठीक है, CO2 टर्न्स वापस डिसॉल्व होके कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, वो गायब भी हो जाता है। तो इस तरह वाली जो चीज है, वाटर को डिटेक्ट करने के लिए वो ले रहा है आपका एनहाइड्रस CuSO4, कि उसमें जब वाटर जुड़ जाता है तो जो ये वाइट था वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ये चीज है। अब इनके अलावा जो और एलिमेंट्स प्रेजेंट है कौन कौन हो सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन अगर है, अब इसको क्या बुलाते हैं, लजाइंस टेस्ट अपना। ठीक है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, किस तरीके से, सोडियम के साथ बॉईल कर देंगे उस कंपाउंड को, जिससे कि सारे जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं किसमें कन्वर्ट हो जाए, आयनिक बॉन्ड्स में, तभी आप उनके कंफर्मेटरी टेस्ट सारे रन कर पाओगे। तो नाइट्रोजन अगर खाली प्रेजेंट है कंपाउंड में तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन आपको ऑन हीटिंग क्या देगा, NaCN। ठीक है, सल्फर अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में तो वो क्या बन जाएगा, Na2S। अगर ये दोनों प्रेजेंट है एक साथ बाय चांस तो क्या बन जाएगा, बताओ, NaSCN। हैलोजन अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में तो क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे और X इज इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरीके से। तो ये सिचुएशन क्लियर। अब इनके कंफर्मेटरी टेस्ट इसके बाद, साइनाइड को कैसे करते हो आप, जैसे सॉल्ट एनालिसिस में भी आपने देखा है, बताओ। साइनाइड को कंबाइन करेंगे वो फेरस आयंस के साथ, क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स, कौन सा, हेक्सासाइनिडोफेरेट ब्रैकेट्स में 2। तो ऐसे K4FeCN6 बन जाएगा सोल्यूशन।
इसमें फर्दर अगर वो थोड़ा सा Fe+2 सोल्यूशन लेके उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 डाल के उसको Fe+3 में कन्वर्ट कर दे, और फिर दोबारा अगर इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दे तो क्या बन जाता है? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस डॉट XH2O, क्या कलर है? प्रशियन ब्लू। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्लियर है आपका फेरिक फेरोसाइनाइड इस तरह से। ये हो गया साइनाइड का। सल्फर का प्रेजेंस अगर हमको देखना है, सल्फर के लिए क्या करते हैं? S-2 में आप, ठीक है, लेड को कैसे लाओगे सॉल्युबल फॉर्म में? लेड नाइट्रेट ले लो, पर फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज PbS, ब्लैक प्रेसिपिटेट। इस चीज से सहमत हो? पर आप याद करो सॉल्ट एनालिसिस में कंफर्मेटरी टेस्ट सल्फाइड अनायन का होता क्या है एक्चुअली? क्या डालते हैं उसमें? सोडियम नाइट्रो, ठीक है, इस तरीके से Na2FeCN5NO। ठीक है, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे एक्चुअली चार्ज कितना है? -2, जो हमने देखा था आयरन +1 NO+1, वो वाली जो सिचुएशन है। ठीक है, ये सल्फर जस्ट ये कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तरीके से इमेजिन करो एंटर कर जाता है। फॉर्मूला मॉडिफाई करके अब कैसे लिखते हैं? Na4, यहाँ पे मान लो Na2 थे, तो दोनों दो सोडियम मिलके Na4 FeCN5NO, और बस यहाँ S लिख दो। अब जिसपे पहले -2 चार्ज था, ये वाला -2 भी अंदर घुस के अब उस पर टोटल कितना? -4 चार्ज हो गया है। और इसका कलर क्या होता है? डिस्टिंक्ट वायलेट। ये याद रखना है आपको। ठीक, अब अगर आपका SCN बन गया था, SCN अगर आपका बना था तो उसको कैसे डिटेक्ट करते हो? Fe+3 के साथ कंबाइन करते हो, क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स FeSCN, क्या चार्ज आ जाएगा इस पे? +2। क्या कलर होता है इसका? ब्लड रेड। ये चीज आ रही है समझ? फिर एक सिचुएशन ये भी दे रखी है एनसीईआरटी में कि अगर आप एक्सेस सोडियम डाल दो तो आपका NaSCN दो और सोडियम के साथ कंबाइन करके क्या दे देता है? Na2S प्लस NaCN। और अब ये एज यूजुअल अपने सल्फाइड और साइनाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट देंगे। ठीक है, रह क्या गया हमारा? हैलोजन NaX। उसके लिए क्या करोगे आप? NaX में क्या डालोगे? AgNO3। क्या बनेंगे प्रेसिपिटेट्स? AgCl, AgBr, AgI। कलर्स कर्डी वाइट, पेल येलो, डार्क येलो। क्लियर है सिचुएशन? इसके साथ कंक्लूड होता है आपका ये वाला पोर्शन। क्या? क्वालिटेटिव एनालिसिस की डिटेक्ट कैसे करना है। ये वाले नोट्स मैं सोच रहा हूँ भेज दूंगा आपको। ठीक है, जितना पोर्शन लिख लिया है उस तरीके से बाकी फिर टैली कर लेना बाद में। क्लियर है? इसमें एक थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा भी लिखा है एनसीईआरटी में कि जिससे कि वो दूसरे वाले आयंस इंटरफेयर ना करें इस टेस्ट में, वो सोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ HNO3 वगैरह के साथ भी बॉईल कर दिया जाता है टू रिमूव द सल्फाइड साइनाइड वगैरह। तो उसके साथ ये लेफ्ट वाली साइड पूरी कंप्लीट है आपका, जो ये ब्लू में लिखा है सारा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव अगर देखें, अब देखो कार्बन हाइड्रोजन तो बड़ा सिंपल है। कार्बन वही CO2 में कन्वर्ट करके, हाइड्रोजन वही H2O में कन्वर्ट करके। CO2 को आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हो? KOH में, अल्कली में अब्सॉर्ब कर लो, एसिड बेस रिएक्शन करवा दो, कैल्शियम कार्बोनेट बना दो। तो इनके तो चलो सिंपल से होते हैं, ऐसा पता भी नहीं चलता है कि वो GOC का क्वेश्चन है, ऐसा लगता है मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इनको नहीं करते डिस्कस। इसके अलावा आप देखो क्या क्या डिटेक्ट करना पड़ जाता है। नाइट्रोजन करना होता है डिटेक्ट। दो मेथड है पॉपुलर। एक क्या है आपका?
ड्यूमास मेथड, उसमें जो कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, इसको दोबारा वो कहता है कि CuO के साथ रख के कंपाउंड को हीट करता है, तो आपका क्या बनता है, नाइट्रोजन N2 बन जाता है, कार्बन आपका CO2 में चले जाता है। कार्बन वो कहता है अल्कली सोल्यूशन से पास करो KOH से, तो CO2 तो अब्जॉर्ब हो जाता है, जो नाइट्रोजन आपका बच जाता है उस पे PV इक्वल टू NRT लगा के इसके मोल्स पता लगाने होते हैं। N2 के मोल्स पता लग जाते हैं, उससे बस एक चीज ध्यान रखना, N2 के अंदर 2 नाइट्रोजन आइटम है, POAC जब आप लगाओगे तो नाइट्रोजन आइटम के मोल उससे हाफ करना मत भूलना। नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे, उसका वजन आ जाएगा एज अ रेशियो ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता चल जाएगा। ये एक चीज है। दूसरा क्या है आपका, जेल्डल मेथड। ठीक है, जेल्डल में देखो क्या है, कंपाउंड में डाला क्या जाता है, पहले H2SO4 डाला जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन कन्वर्ट किस में हो जाता है, अमोनियम सल्फेट में। फिर इसमें NaOH डाला जाता है, जैसे वो अमीन्स में रिएक्शन नहीं होता कि RNH3 पॉजिटिव में अगर आप NaOH डाल दो तो RNH2 बन जाता है। एक तरीके से इमेजिन करो, NH4 पॉजिटिव में से H+ निकाल दो तो क्या बच जाता है, NH3। ठीक है, इसमें NaOH डालते हैं तो अब हमारे पास नाइट्रोजन वाला कंपाउंड आता है NH3, लेकिन ये बेसिक है विद वेरी हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो इसके बाद इसके एसिड बेस टाइट्रेशन कराते हैं, और आप देखना वो क्वेश्चन बैक टाइट्रेशन में भी चले जाएगा, आपको वो वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस करके। मोस्टली वो बैक टाइट्रेशन होगा कि थोड़ा एक्सेस H2SO4 डाल देगा, तो NH3 के मोल या इक्विवेलेंट तो होंगे ही, उसके साथ साथ बाद में वो थोड़ा NaOH भी डालेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको NH3 के, यहाँ पे देखो जैसे वहां पे ये ध्यान रखना था कि हाफ करना है, यहाँ पे आप केयरलेसली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज NH3 का n फैक्टर भी 1 है, जो उसके इक्विवेलेंट आते हैं वही उसके मोल हो जाते हैं, वही नाइट्रोजन के मोल हो जाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन रहती है। ठीक है, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन इस तरीके से। इसके बाद किसका एस्टिमेशन करना रह गया, बताओ, हैलोजन का। हैलोजन के लिए क्या करते हैं, केरियस ट्यूब करके एक चीज है, उसके अंदर रख के बॉईल कर देते हैं कंपाउंड को, किसके साथ, HNO3 के साथ। तो हमारे पास X- जो आ जाता है उसको फिर किसके साथ रिएक्ट कराना होता है, AgNO3 के साथ। तो आपको मिल क्या जाता है फाइनली, AgX। AgX के प्रेसिपिटेट को आप ड्राई करते हो, वेट करते हो, फिर उसके मोल्स पता लगाते हो, जितने मोल AgX है उतने ही मोल X है, जस्ट कैलकुलेशंस उसके बाद। सिमिलरली केरियस ट्यूब के थ्रू या केरियस मेथड के थ्रू आप सल्फर का एस्टिमेशन करते हो बाय कन्वर्टिंग सल्फर इनटू, किसमें आपका, इसमें भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, ठीक है, HNO3 या फिर H2O2 वगैरह डालते हैं, तो सल्फर गेट्स कन्वर्टेड टू सल्फेट। ठीक है, ऑक्सीडाइज होके इन योर केरियस ट्यूब ओनली। सल्फेट के साथ क्या कन्वीनियंट है, Barium+2 डालते हैं इसमें, बेरियम सल्फेट बनाते हैं प्रेसिपिटेट, उसको ड्राई करते हैं, वे करते हैं, सारी कैलकुलेशंस बैक ट्रैक करते हैं। ये फंडा है यहाँ पे, Barium+2 इसमें डालते हैं, यू गेट बेरियम सल्फेट। इसके बेसिस पे सारी अब कैलकुलेशंस होंगी। फास्फोरस वगैरह के आप देखना क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी वो मैंने स्किप कर रखा है, जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट वाला आपका इक्वेशन है, देखो लिखने में उसको कुछ इशू नहीं है, आएगा नहीं वो एग्जाम में। फॉस्फोरस वो ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाते हैं, फॉस्फेट। ठीक है, इस तरीके से फॉस्फेट को फिर वो क्या रिएक्शन कराते हैं, H3PO4 का, ठीक है, अमोनियम मोलिब्डेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 क्या बन जाता है आपका, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट। ठीक है, तो
इस तरह से वो रिएक्शन है आपका। बाकी क्या रह जाता है आपके पास? अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर, एंड बैलेंसिंग आपको बताया था बहुत ही आसान इसमें रहती है। किस तरीके से? देखो पूरा पैलिंड्रोम की तरह भी है, बहुत ही सिमेट्रिकल है ये। 12 21 12 21 12, ठीक है। पर ये क्वेश्चंस में नहीं आता है, इसलिए इससे पहले जो सारा अभी हमने पोर्शन लिखा है यही सारा रेलेवेंट है। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देते हैं जनवरी शिफ्ट के 2025 से, ठीक। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, and let's meet in the next class. Go for Jeet.